गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? सभी लोग ठीक होंगे। बच्चों लोग देखिए, हम तो ऑफलाइन क्लास स्टार्ट कर दिए हैं। जो बहुत बच्चे अभी भी घर पे है उसके लिए हम करेंट का धीरे धीरे लेक्चर डाल भी रहे हैं। आज जैसे लेक्चर 4 डालेंगे। पिछले क्लास में ओम्स लॉ के विषय में पढ़ाए थे और ओम्स लॉ थोड़ा बड़ा चैप्टर है, बड़ा कॉन्सेप्ट है, इसीलिए उस टॉपिक को हम आज और डिस्कशन करने जा रहे हैं। जैसे देखिए, आप लोग को जो हमने बताए थे ओम्स लॉ क्या है, कैसे उसका डिफिनेशन देते हैं, क्या ये सभी चीज आप लोग को बताए थे। अब देखिए, इसमें पढ़ना है आप लोग को नॉन ओमिक कंडक्टर के विषय में। नॉन ओमिक नॉन ओमिक नॉन ओमिक सर्किट। जो ओम्स लॉ को अवे नहीं करता है उसी को क्या कहते हैं हम लोग? नॉन ओमिक सर्किट। याद इतना ही रखिएगा, जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है, ओबे नहीं करता है, उसी को किसके नाम से जानते हैं? नॉन ओमिक सर्किट के नाम से। सर्किट विच does not obey the Ohm's law जो ओम्स लॉ को अवे नहीं करता है उसी को क्या कहते हैं हम लोग? नॉन ओमिक सर्किट। जैसे देखिए, मान लीजिए बाबू, हम लोग बात करते हैं यहाँ पे ग्राफ की बात कर रहे हैं। देखिए ध्यान से, हम लोग क्या करते हैं, वोल्टेज को एक्स एक्सिस पे लेते हैं और वाई एक्सिस पे करंट को ले रहे हैं। अब देखिए, मान लेते हैं ओम्स लॉ को अगर सेटिस्फाइड करता तो हमने बोले थे कि इसका ग्राफ लीनियर होगा। कैसा? लीनियर, और स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन होगा। लेकिन अगर ये ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है, अगर ये ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है, इसका ग्राफ कभी भी लीनियर नहीं होगा। इसका ग्राफ कैसा होगा? नॉन लीनियर होगा। कैसे दिखा रहे हैं, देखिए ध्यान से। देखिए यहाँ पे वोल्टेज बढ़ा रहे हैं लेकिन करंट के वैल्यू पे कोई असर नहीं पड़ रहा है। लेकिन एक सर्टेन लिमिट के बाद देखिए यहाँ पे करंट बढ़ना स्टार्ट कर दिया, तो इसको किसके नाम से जानेंगे हम लोग? नॉन ओमिक के नाम से। तो सिंपली याद रखिएगा, यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग कि वोल्टेज जीरो से बढ़ते 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 यहाँ पे पहुंचा है और यहाँ पे आने के बाद थोड़ा थोड़ा करंट का फ्लो होने लगा। तो अब इसको हम लोग क्या कहेंगे? नॉन ओमिक सर्किट। क्या कहेंगे? नॉन ओमिक सर्किट। अब देखिए, हमने ओम्स लॉ में प्रूव किए थे बाबू कि रेजिस्टेंस से क्या रिलेशन होता है। तो हमने आप लोग को बताए थे क्लास में, याद होगा। ओम्स लॉ में ओम्स लॉ के केस में हमने आप लोग को समझाए थे, R बराबर होता है रो इंटू एल बाय ए। R बराबर क्या होता है बाबू? रो इंटू एल बाय ए। अगर कोई पूछ देगा आपसे कि क्या ओम्स लॉ में कि अगर लेंथ को 2 टाइम्स बढ़ाते हैं तो क्रॉस सेक्शनल एरिया पे क्या फर्क पड़ता है, तो याद रखिएगा, अगर लेंथ बढ़ेगा तो एरिया घटेगा। क्योंकि हमने नोट करके लिखाए होंगे, याद भी रखिएगा ओम्स लॉ में कि लेंथ हमेशा किसके अलोंग लेते हैं बाबू? लेंथ इज टेकन along the flow of current direction, flow of current direction, flow of current direction, and area is
perpendicular to the flow of current direction, फ्लो ऑफ करंट डायरेक्शन। तो सिंपली आपको हम रटा चुके हैं कि जब भी हम लेंथ की बात करते हैं बाबू, तो लेंथ को हमेशा हम लोग इधर लेते हैं करंट के फ्लो के डायरेक्शन में, और एरिया को कहाँ लेते हैं, उसके परपेंडिकुलर लेते हैं। याद यही रखिएगा कि लेंथ को हमेशा करंट के फ्लो के डायरेक्शन में लेते हैं, और एरिया जो होता है वह परपेंडिकुलर होता है फ्लो ऑफ करंट डायरेक्शन। अब देखिए एक चीज याद ये रखिएगा कि अगर किसी वायर के लेंथ को मान लेते हैं आप बढ़ाते हैं, तो एरिया क्या होगा, उसका घटेगा, क्योंकि जितना लेंथ बढ़ेगा एरिया उसी अनुसार से घटना स्टार्ट कर देता है। इसका मतलब ये हुआ कि देखिए हमें ध्यान में ये रखना है, जैसे आप जानते हो कि R बराबर रो इंटू एल बाई ए होता है। अब ऊपर एरिया को खत्म करना है तो ऊपर में L से गुना करिए, नीचे में भी L से डिवाइड कर दीजिए। अब देखिए रो इंटू एल स्क्वायर बाय वॉल्यूम हो गया, यानी वॉल्यूम से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है रेजिस्टेंस पे। इसका मतलब ये हुआ कि रेजिस्टेंस आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल स्क्वायर होगा। तो इस पे बहुत क्वेश्चन पूछा गया है कि रेजिस्टेंस से लेंथ का क्या रिलेशन है। अगर एरिया के विषय में चर्चा नहीं भी करेगा तो आपको दिमाग में ये रखना है कि लेंथ बढ़ेगा तो एरिया घटेगा, या लेंथ को घटाएंगे तो एरिया बढ़ेगा। जितना टाइम्स आप लेंथ को बढ़ाते हैं या घटाते हैं उसी अनुसार एरिया पे भी इफेक्ट पड़ता है। लेकिन आप रट जाइएगा कि एरिया को हटा करके ही हम लोग वॉल्यूम लाते हैं, तो रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है बाबू, लेंथ के स्क्वायर का। अब देखिए इस पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब पूछे जाते हैं। मान लेते हैं कि परसेंटेज इंक्रीमेंट इस पे n% किया गया है। एक कंसेप्ट लिखा रहे हैं, VVI करके लिखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बराबर IIT मेडिकल सब जगह पूछे जाते हैं। इफ द लेंथ ऑफ द wire is increased, if the length of the wire is increased n%, then percentage increase its resistance, percentage increase its resistance। बाबू रेजिस्टेंस में क्या इंक्रीमेंट होगा, तो मान लेते हैं लेट इनिशियल लेंथ ऑफ द वायर बराबर L इनिशियल बराबर L, फाइनल लेंथ ऑफ द वायर बराबर L प्लस L का n%, यहां से L प्लस L इंटू n/100 बाबू L इंटू 1 प्लस n/100 फाइनल लेंथ हो गया। हम मान लिए हैं कि लेंथ में जो इंक्रीमेंट हो रहा है वह कितना हो रहा है बाबू, n%। कितना हो रहा है, n%। तो फाइनल और इनिशियल लेंथ निकल गया। अब देखिए आपको निकालना है यहाँ पे परसेंटेज इंक्रीज इट्स रेजिस्टेंस, परसेंटेज इंक्रीज इट्स रेजिस्टेंस। तो हम बात करते हैं बाबू परसेंटेज
increase its resistance, परसेंटेज इंक्रीज इट्स रेजिस्टेंस। तो देखिए बाबू, यहां पे आप जानते हैं कि रेजिस्टेंस में इंक्रीमेंट की बात कर रहे हैं, तो दिमाग में सेट करिए, फाइनल रेजिस्टेंस माइनस इनिशियल रेजिस्टेंस बाय इनिशियल रेजिस्टेंस इंटू 100। और हमने ही पढ़ाए हैं कि रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के स्क्वायर का। रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ का स्क्वायर, यानी फाइनल लेंथ का स्क्वायर माइनस इनिशियल लेंथ का स्क्वायर बाय इनिशियल लेंथ का स्क्वायर इंटू 100। अब देखिए बाबू, फाइनल लेंथ हो गया आपको L इंटू 1 प्लस n बाय 100 का होल स्क्वायर माइनस L स्क्वायर बाय L स्क्वायर इंटू 100। अब देखिए L स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, 1 प्लस L स्क्वायर जैसे ही कॉमन लेंगे बाबू, 1 प्लस n बाय 100 का होल स्क्वायर माइनस 1 बाय L स्क्वायर इंटू 100। L स्क्वायर से L स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो यहां पे देखिए बाबू, परसेंटेज इंक्रीज इट्स रेजिस्टेंस की बात करते हैं हम लोग। थोड़ा दिक्कत हो रहा है तो ध्यान से लिखेंगे, परसेंटेज इंक्रीज इट्स रेजिस्टेंस का वैल्यू हो गया बाबू यहां से 1 प्लस n बाय 100 का होल स्क्वायर माइनस 1 इंटू 100 माइनस 1 इंटू 100। परसेंटेज इंक्रीज इट्स रेजिस्टेंस, परसेंटेज इंक्रीज इट्स रेजिस्टेंस की बात करेंगे, 1 प्लस n बाय 100 का होल स्क्वायर माइनस 1 इंटू 100। जैसे इसका दो केस होता है। केस पहला है कि अगर लेंथ में इंक्रीमेंट अप टू 5% हो। केस फर्स्ट है बाबू, केस फर्स्ट एक केस भी बोल सकते हैं, इफ लेंथ इज इंक्रीज अप टू 5%। अगर 5% की बात करता है तब परसेंटेज इंक्रीज इट्स रेजिस्टेंस, परसेंटेज इंक्रीज इट्स रेजिस्टेंस की बात करेंगे बाबू, तो बाइनोमियल एक्सपेंशन में आपने पढ़ा है। सुनिए, अगर 1 प्लस x पे पावर n दिया रहेगा तो इसका वैल्यू 1 प्लस nx होता है। कब? जब 1 का वैल्यू बहुत बहुत बड़ा होता है x के रिस्पेक्ट में। ये बाइनोमियल एक्सपेंशन में पढ़ना है। 1 प्लस x पे पावर n बराबर 1 प्लस nx होता है। कब? जब 1 बहुत बहुत बड़ा हो x के रिस्पेक्ट में। तो 5% 1 के रिस्पेक्ट में बहुत छोटा है, इसलिए पावर सीधा गुना होगा। तो क्या होगा बोलिए? 1 प्लस 2n बाय 100 माइनस 1 इंटू 100। 1 से 1 कैंसिल, 100 से 100 कैंसिल, यानी 2n। जैसे क्वेश्चन बैंक में देखिएगा, क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक वायर है जिसका लेंथ को 1.5% बढ़ा दिया गया है, तो रेजिस्टेंस कितना बढ़ेगा? तो गुना कर दीजिएगा तो 3% हो जाएगा।
जैसे एक बार क्वेश्चन 13 में पूछा आईआईटी में कि एक वायर है जिसके लेंथ को 0.5% बढ़ा दिया गया है, तो रेजिस्टेंस कितना बढ़ेगा? तो याद रखिएगा 1% हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि हम लेंथ को जिस अनुपात में बढ़ाते हैं उसी अनुसार रेजिस्टेंस भी बढ़ता है। तो ये जो फार्मूला है 2n टाइम्स, ये कहां तक के लिए एप्लीकेबल है बाबू? 5% के लिए। जैसे कहेगा एक वायर है जिसके लेंथ को 2% बढ़ा दिया गया है, तो रेजिस्टेंस कितना होगा? तो 4%, 3 तो 6, 5 तो 10%, 2 तो 4, 1 तो 2, 0.5 तो 1, 0.25% रहेगा तो 0.5% हो जाएगा। तो ये क्लियर हो गया। ये कहां तक के लिए है बाबू? अप टू 5% के लिए। अप टू 5% के लिए फार्मूला एप्लीकेबल होता है। इस पे क्वेश्चन बराबर पूछे जाते हैं, तो रट जाइएगा कि अगर किसी वायर का लेंथ को हम कितना परसेंट बढ़ाएंगे, अप टू 5% बढ़ाते हैं, तो रेजिस्टेंस उसका दुगना हो जाएगा। अब देखिए, ऐसा तो जरूरी नहीं है कि हर एक जगह आपको 5% की बात करेगा, 5 से ज्यादा भी हो सकता है। तो उसके लिए क्या कंसेप्ट है उसी को समझा रहे हैं। देखिए केस बी, इफ लेंथ इज इंक्रीज, increase more than 5%, increase more than 5%, the percentage increase its resistance, परसेंटेज इंक्रीज इट्स रेजिस्टेंस की बात करेंगे बाबू, तो सीधा याद रखिएगा 1 प्लस n/100 का होल स्क्वायर माइनस 1 इंटू 100, -1/100%। क्लियर हो गया। अगर लेंथ का वैल्यू 5% से ज्यादा रहेगा, लेंथ का वैल्यू 5% से ज्यादा रहेगा, तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होगा इंक्रीमेंट का 1 प्लस n/100 का होल स्क्वायर माइनस 1 इंटू 100, 1 प्लस n/100 का होल स्क्वायर माइनस 1 इंटू 100, 1 प्लस n/100 का होल स्क्वायर माइनस 1 इंटू 100। जैसे इस पे क्वेश्चन देगा, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल if length is increased 10%, then percentage increase its resistance, परसेंटेज इंक्रीज इट्स रेजिस्टेंस। तो आपको बाबू रेजिस्टेंस का इंक्रीमेंट की बात करता है तो पुट कर दीजिए फार्मूला में, क्योंकि ये 5% से ज्यादा है, तो जैसे ही आपको 5% से ज्यादा की बात करेगा तो हमने रटा चुके हैं, परसेंटेज इंक्रीज इट्स रेजिस्टेंस, परसेंटेज इंक्रीज इट्स रेजिस्टेंस का सिंपल वैल्यू होता है बाबू 1 प्लस n/100 का होल स्क्वायर माइनस 1 इंटू 100%। अब यहां पे n के बदले 10 पुट कर दीजिए। कितना परसेंट इंक्रीमेंट की बात करते हैं? 10%। तो 10 जैसे ही पुट करोगे बाबू तो 1 प्लस 10/100 का होल स्क्वायर माइनस 1 इंटू 100, जो भी रहेगा 50 रहेगा तो 50। अब देखिए ये हो गया बाबू 11/10 का होल स्क्वायर
माइनस 1 इंटू 100, 180 माइनस 100/100 इंटू 100, 100 से 100 कट गया 21%। तो जब भी कोई क्वेश्चन रहेगा तो आप n के बदले परसेंटेज पुट कर दीजिएगा तो आंसर आ जाएगा। जैसे इस क्वेश्चन में 10% था तो n के बदले 10% पुट किए और आपके पास रेजिस्टेंस कितना परसेंट हो गया, 21%। अगर कहीं कहीं क्वेश्चन देता है कि लेंथ को 100% बढ़ा दिया गया तो रेजिस्टेंस क्या होगा, तो देखिए उसको भी हम समझा देते हैं। इस पे क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं, ध्यान में रखिएगा। मान लेते हैं इफ, नेक्स्ट एग्जांपल, if length is increased 100%, then percentage increase its resistance, परसेंटेज इंक्रीज इट्स रेजिस्टेंस। देखिए बाबू, अभी तुरंत हमने पढ़ाए हैं परसेंटेज इंक्रीज इट्स रेजिस्टेंस, परसेंटेज इंक्रीज इट्स रेजिस्टेंस का सीधा वैल्यू होता है बाबू मोर देन 5% के लिए 1 प्लस n/100 का होल स्क्वायर माइनस 1 इंटू 100%। अब देखिए बाबू, यहां से 1 प्लस n के बदले 100/100 का होल स्क्वायर माइनस 1 इंटू 100, 100 से 100 कट गया तो 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर माइनस 1, 2 का स्क्वायर माइनस 1 इंटू 100%, 4 माइनस 1 इंटू 100, 300%। तो याद यही रखिएगा कि अगर किसी वायर का लेंथ को हम n% बढ़ाते हैं तो उसका 2 केस था, अप टू 5 के लिए दुगुना होता है, अप टू 5 के लिए 2n होता है, अप टू 5 के लिए 2n होता है, मोर देन 5 के लिए 1 प्लस n/100 का होल स्क्वायर माइनस 1 इंटू 100, 1 प्लस n/100 का होल स्क्वायर माइनस 1 इंटू 100। ये कहां के लिए होता है, मोर देन, किसके लिए बाबू, मोर देन 5% के लिए। मोर देन 5% की बात करेगा तो सीधा रट जाइएगा, इसका सीधा वैल्यू होता है 1 प्लस n/100 का होल स्क्वायर माइनस 1 इंटू 100, 1 प्लस n/100 का होल स्क्वायर माइनस 1 इंटू 100। अब देखिए लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ क्या है बाप, हेडिंग देंगे लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ। पहला तो यही है कि ओम्स लॉ कभी भी एप्लीकेबल नहीं होता है, किसके लिए, नॉन ओमिक के लिए। तो हेडिंग देंगे लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ, ओम्स लॉ, लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ। ओम्स लॉ का क्या लिमिटेशन है, पहला बाबू, फर्स्ट, ये कभी भी एप्लीकेबल नहीं होता किसके लिए, नॉन ओमिक सर्किट के लिए, नॉन ओमिक सर्किट, ये कभी भी एप्लीकेबल नहीं होगा किसके लिए बाबू, नॉन ओमिक सर्किट के लिए। किसके लिए, नॉन ओमिक सर्किट्स के लिए। दूसरा देखिए, इफ ए लार्ज
current flow through a conductor, through a conductor. A large current flow through a conductor, according to H बराबर I स्क्वायर आर टी होता है। ये जूल हिट्स लॉ है। H बराबर I स्क्वायर आर टी। हिटिंग टेक प्लेस, हिटिंग टेक प्लेस, टेक प्लेस, हिटिंग टेक प्लेस, ड्यू टू विच resistance, due to which resistance of conductor also, resistance of conductor also increase, and because of high resistance, because of high resistance in a state of getting a straight line, we get curve. A straight line we get curve। देखिए बाबू, हम बात कर रहे हैं करंट वर्सेस वोल्टेज का। तो जब तक मान लीजिए, सिंपल याद रखिएगा, अगर वोल्टेज आपका कम रहता है तो अमाउंट ऑफ हीट, जैसे हमने लिखे हैं इफ ए लार्ज करंट फ्लो थ्रू द कंडक्टर अकॉर्डिंग टू H बराबर आई स्क्वायर, जैसे ही लार्ज अमाउंट, पहले शुरू नॉर्मल अमाउंट में करंट फ्लो करेगा तो ये स्ट्रेट लाइन होता। ये क्या रहता बाबू? स्ट्रेट लाइन। ये ऐसे ही जाते रहता। ये कब एप्लीकेबल होता? जब लो अमाउंट का करंट फ्लो करेगा तब। जैसे ही हाई अमाउंट का करंट फ्लो करने लगेगा, हाई अमाउंट का करंट फ्लो करेगा बाबू, ये स्ट्रेट लाइन किस में कन्वर्ट होने लगेगा? कर्व में। ये कर्व हो जाएगा। जैसे ही हम लोग हाई अमाउंट ऑफ करंट देंगे, इसमें H बराबर आई स्क्वायर आर टी होता है, और ये कैसा ग्राफ देगा बाबू? कर्व बनाएगा। कैसा बनाएगा? कर्व बनाएगा। यही इसका लिमिटेशन है। किसका? ओम्स लॉ का। किसका लिमिटेशन है बाबू? ओम्स लॉ का। ये जो कर्व देख रहे हैं आप, जैसे नॉर्मल करंट रहेगा, छोटा करंट रहेगा, तो ये स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन होगा। होते होते जब करंट बढ़ेगा तो H बराबर आई स्क्वायर आर टी होता है, इसलिए ये कैसा बना देगा? कर्व बना देगा। तो आप सिंपली याद रखिएगा कि ओम्स लॉ जो है, यही दो इसका लिमिटेशन है। कोई पूछ देगा कि ओम्स लॉ क्या फंडामेंटल लॉ है, तो याद रखिएगा ओम्स लॉ कभी भी फंडामेंटल लॉ नहीं हो सकता है। ओम्स लॉ फंडामेंटल लॉ नहीं हो सकता है, क्योंकि ओम्स लॉ डिपेंड किस पे करता है? टेम्परेचर और प्रेशर पे डिपेंड करता है। इसलिए ओम्स लॉ कभी भी फंडामेंटल लॉ नहीं हो सकता है। तो जितना अभी समझाए हैं, बताए हैं, उसको याद रखिएगा। अगले दिन इसके आगे और आप लोग को बताएंगे। तब तक के लिए बाबू बढ़िया से सभी लोग अच्छा से पढ़िए, और जिसका बकरीद है अच्छे से बकरीद भी मनाइए। और पूरे फिजिक्स का जितना भी लेक्चर दिए हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी का, उसको अच्छा से पढ़ लीजिएगा। अगले दिन मिलते हैं, यानी कल, तब इसके आगे बताएंगे।